एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने झारखंड और पश्चिम बंगाल में एक साथ छापेमारी शुरू की। इस वजह से शुक्रवार का दिन पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों ही राज्यों के लिए बड़ा ही भागदौड़ वाला रहा, क्योंकि एक साथ कई स्थानों पर रेड की गई। ईडी को शक है कि कुछ लोग गैर कानूनी तरीके से कोयला निकालने, ढोने और छुपा कर रखने का बड़ा खेल कर रहे हैं और इससे काला धन बनाया जा रहा है। ये कार्रवाई पीएमएलए कानून के तहत चल रही है। मतलब जिन्होंने अवैध कोयला कारोबार से पैसा कमाया, उन्होंने उसे सफेद यानी कानूनी बनाने की कोशिश की और इसी को मनी लॉन्ड्रिंग भी कहते हैं। टारगेट रहे बिजनेसमैन, माइनिंग ऑपरेटर, ट्रांसपोर्टर्स और उनके नेटवर्क, जिनके बारे में शक था कि वे इस धोखाधड़ी में जुड़े हुए हैं। वहां छापेमारी की गई। ईडी ने झारखंड से लेकर बंगाल तक पूरे नेटवर्क की छानबीन की और आज शाम तक सर्च जारी रहा, ताकि ये पता लगाया जा सके कि गैर कानूनी कोयले से कितने पैसे कमाए गए, ये पैसा किन किन लोगों तक पहुंचा, पैसे को वैध दिखाने के लिए क्या क्या तरीका अपनाया गया। सबसे पहले बात झारखंड की। कुल 18 लोकेशंस पर छापेमारी चली और ये रेड अनिल गोयल, संजय उद्योग, लाल बाबू सिंह और उनके भाई कुमनाथ सिंह और अमर मंडल से जुड़े मामलों पर हुई। अब बात पश्चिम बंगाल की। कुल 24 जगहों पर चला सर्च, जिनमें दुर्गापुर, रानीगंज, पुरुलिया, हावड़ा, आसनसोल, कोलकाता शामिल थे। पश्चिम बर्धमान जिले में जिन लोगों के ठिकानों पर कार्रवाई हुई उनमें शामिल है नरेंद्र खड़का, युधिष्ठिर घोष, कृष्ण मुरारी कयाल, राजकिशोर यादव और कई अन्य। ईडी अधिकारियों ने कंफर्म किया है कि ये पूरा ऑपरेशन सैकड़ों करोड़ के कोयला चोरी और अवैध कारोबार से जुड़े मामलों से रिलेटेड था। इस सर्च में 100 से ज्यादा ईडी अधिकारी और स्टाफ शामिल थे। छापेमारी सिर्फ घरों में नहीं, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, ऑफिस, कोक प्लांट और अवैध टोल कलेक्शन बूथ यानी नाका और चेक पोस्ट तक हर जगह सर्च किया गया। इस पूरे सर्च में 2 नाम काफी चर्चित रहे। पहला नाम झारखंड से लाल बाबू सिंह का, जिन्हें कोयले के साम्राज्य का बेताज बादशाह माना जाता है, अकूत संपत्ति के मालिक। सरायडेला स्थित उनके निवास पर जब ईडी की टीम पहुंचती है तो सबसे पहले सामना होता है ईडी अधिकारियों का लाल बाबू के पालतू कुत्तों से। तो कुत्तों ने ऐसा मोर्चा संभाला कि काफी देर तक ईडी अधिकारी एलबी सिंह के घर में घुस ही नहीं सके। अब दूसरा नाम सामने आता है पश्चिम बर्धमान जिले के कृष्ण मुरारी कयाल, जिसे कोयले की काली दुनिया में के नाम से लोग जानते हैं। इनकी काफी घनिष्ठता मानी जाती है सत्तासीन तृणमूल और विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ। साल 2014 में पश्चिम बंगाल में निवेश के मौके तलाशने के लिए सिंगापुर गई थी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। उस वक्त के बिजनेस डेलीगेशन की टीम में साथ दिखाई दिए थे कृष्ण मुरारी कयाल और मुख्यमंत्री तथा कृष्ण मुरारी कयाल की तस्वीरों को मुद्दा बनाकर विपक्ष ने काफी हवा दिया था इसे। WIDC ने बाद में कृष्ण कयाल का बिजनेस डेलीगेशन पार्ट होने से इनकार कर इस पर सफाई भी पेश की थी। इसके बाद 9 दिसंबर 2016 को अवैध हथियार रखने और फेक करेंसी मामले में कोलकाता पुलिस ने रानीगंज के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे मनीष शर्मा के साथ दिवंगत राजू झा और कृष्ण मुरारी कयाल को भी गिरफ्तार किया था। बाद में कुछ कंपनियों में नाम जुड़ा हुआ पाया गया कृष्ण मुरारी कयाल का दिवंगत राजू झा के साथ और कई सारी कंपनियों में भी पार्टनर हुआ करते थे कृष्ण मुरारी कयाल राजू झा के साथ ही। अब बात करते हैं रेड से जुड़े कुछ तथ्यों पर। तो ऐसी कुल 23 कंपनीज है जिनमें कृष्ण मुरारी कयाल या तो डायरेक्टर है या तो डेजिग्नेटेड पार्टनर। इनमें कई ऐसी कंपनियां हैं जो स्ट्राइक ऑफ कर दी गई है यानी बंद हो गई है और कई अभी भी एक्टिव हैं। वर्तमान समय में कई एक्टिव कंपनीज में नरेंद्र खड़का, राजकिशोर यादव, युधिष्ठिर घोष, लोकेश सिंह और कोयलांचल शिल्पांचल से जुड़े कई ऐसे बड़े बिजनेसमैन के नाम हैं जो इस मामले में और भी ज्यादा सनसनी पैदा कर रहे हैं। ये सभी जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ कंपनीज के जरिए ही। इस सर्च के दौरान जितने भी नाम धनबाद से लेकर रानीगंज, दुर्गापुर के लोगों के आए हैं, सभी किसी न किसी कंपनी या LLP से जुड़े हुए हैं, डायरेक्टर के तौर पर, पार्टनर के तौर पर। ज्यादातर कंपनी खनन, रियल एस्टेट, मटेरियल सप्लाई, लोहा, स्टील और दलाली के काम से जुड़ी हुई है। ज्यादातर कंपनियों में नरेंद्र खड़का और कृष्ण मुरारी कयाल के साथ राजकिशोर यादव और किसी में लाल बाबू डायरेक्टर या पार्टनर है। इन कंपनीज के कुछ एक नाम यहाँ बताए जा रहे हैं जो पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध है, लेकिन इनकी जांच की तकनीकी व्यवस्था सिर्फ जांच अधिकारियों या जांच एजेंसियों के पास ही उपलब्ध है। ये कंपनीज हैं श्योर फर्स्ट IMF LLP, इंश्योर फर्स्ट इंश्योरेंस ब्रोकर्स LLP, इंडोमैक्स स्टील LLP, आधुनिक वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, आधुनिक कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, KB हाइट्स प्राइवेट लिमिटेड, विंध्यावासिनी विनकॉम प्राइवेट लिमिटेड, पिरामिड विनिमय प्राइवेट लिमिटेड,
और एक्सप्रो एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। दावा किया जा रहा है कि इन कंपनियों के नेटवर्क से ही काला धन अलग अलग खातों में घुमा कर वापस भेजा जाता है, जिससे अवैध कमाई को वैध व्यापारिक आमदनी दिखाया जा सके। ईडी सूत्रों के अनुसार अधिकारियों ने इन कारोबारियों के सभी कंपनीज को खंगाला है, बैंक ट्रांजैक्शन एनालाइज किए हैं, जीएसटी, आईटी और कंपनी के रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड मिलान भी किया है, जिसके बाद ये पाया गया कि इन कंपनीज में कई सारी शेल कंपनी यानी फेक कंपनियां, यानी दस्तावेजों में वो कंपनी तो है लेकिन जमीन पर नहीं। कई सारी कंपनी बंद भी हो गई है। उनसे जुड़े ट्रांजैक्शंस की कोई भी जानकारी ये कारोबारी नहीं दिखा पाए। सूत्रों का दावा है कि ईडी अधिकारियों को छापेमारी के दौरान जिन दस्तावेजों और बैंक लेन देन की फाइलें मिली हैं, उनमें गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के संकेत सामने आए हैं। शुरुआती जांच में पता चला है कि बड़ी रकम अलग अलग खातों में घुमाकर दोबारा वापस भेजी गई है, यानी लेयरिंग का इस्तेमाल किया गया है, जो मनी लॉन्ड्रिंग की एक आम तकनीक मानी जाती है। वहीं कुछ खातों में संदिग्ध आरटीजीएस और एनईएफटी ट्रांजैक्शन, साथ ही बड़ी मात्रा में नकद जमा का रिकॉर्ड भी मिला है। खास बात यह है कि इन लेन देन का किसी भी बिजनेस लॉजिक से मेल नहीं बैठता, यानी पैसा बिना किसी वास्तविक व्यापारिक गतिविधि के एक जगह से दूसरी जगह भेजा गया। ईडी टीम इन सभी संदिग्ध लेन देन की लेजर बुक, वाउचर, टैक्स रिकॉर्ड और डिजिटल डेटा के साथ तुलना कर रही है। अगर अनियमितताओं की पुष्टि होती है तो आगे पीएमएलए के तहत कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। अब तक धनबाद और झारखंड में हुए ईडी के इस छापे में नकदी और गहने मिलाकर 10 करोड़ की संपत्ति बरामद की गई है। जानकारों का दावा है कि ये राशि मूंगफली के दाने की तरह है। जो टारगेटेड कंपनीज है उनमें प्रत्येक में 50 लाख से लेकर 5 करोड़ और कहीं कहीं 10 करोड़ से भी अधिक का ट्रांजैक्शन हुआ है। बंगाल झारखंड के कोयलांचल इलाके में हमेशा एक कोयला माफिया वर्चस्व में रहता है और समय समय पर इन माफियाओं के चेहरे भी बदलते हैं। साथ ही बदलते हैं सिंडिकेट से जुड़े लोग और बदलती है काम करने की रणनीति भी। कभी बंगाल का कोयला झारखंड के रास्ते पहुंचता है बनारस, तो कभी धनबाद का कोयला पहुंचता है कोलकाता के विभिन्न कारखानों में। धनबाद में नए सिंडिकेट की कमान संभाल रखी थी चिरकुंडा के रहने वाले विनोद महतो ने। फर्जी परमिट का था मास्टरमाइंड। व्यवसायियों ने लगाया था आरोप, कुल्टी के सीमावर्ती क्षेत्र के पास कई दबंग पुलिस अधिकारियों का समर्थन है उसे, और इस वजह से वह वसूलता है मनमानी रंगदारी। चौरंगी और डीबूडी से लेकर मैथा निरसा तक प्रभावी रहा विनोद महतो। प्रताड़ित इंडस्ट्रियलिस्ट इस स्थिति से थे परेशान और व्यापार में लगातार उन्हें हो रहा था घाटा। पलायन की बन गई थी स्थिति। कई जगह लगाई गुहार। कल हुई रेड में शामिल था विनोद महतो का निवास स्थल और कार्यालय भी। साथ ही सर्च किया गया डीबूडी चेकपोस्ट के पास स्थित एक कमरे को, जो उसके अवैध वसूली का था कलेक्शन पॉइंट। तमाम तरह की जांच के बाद ईडी अधिकारियों ने विनोद महतो को हिरासत में ले लिया। सब कुछ चल रहा था आंखों के सामने, जिसे रोकने की नाकाम कोशिश की जा रही थी, या यूं कहे कि रोकने का दिखावा किया जा रहा था। 21 नवंबर को झारखंड और बंगाल के विभिन्न स्थानों में एक साथ हुई इस रेड के ठीक 2 दिन पहले यानी 18 नवंबर के दिन ही आसनसोल दक्षिण की विधायक अग्निमित्रा पॉल ने प्रेस वार्ता कर ये जानकारी दी थी कि पश्चिम बर्धमान जिले के डामरा स्थित कई ऐसे इलाके हैं जहां से अवैध खनन और बालू तस्करी खुलेआम हो रही है। इसकी शिकायत और जांच की मांग करते हुए अग्निमित्रा पॉल ने ईडी को पत्र भी लिखा था। अब इसके बाद दनादन रेड ने राजनीतिक गलियारों में अग्निमित्रा पॉल को लेकर भी चर्चाओं का माहौल गर्म कर दिया। जिनके यहाँ रेड हुई उनमें से कई ऐसे नाम हैं जो बालू व्यवसाय से भी जुड़े हुए हैं। दावा किया जा रहा है कि ये तो बस शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है। झारखंड और बंगाल में कोयला माफियाओं के बीच ऐसी खलबली मच गई है कि बहुत से लोग अपने ठिकाने छोड़कर भाग खड़े हुए हैं। कई बड़े उद्योगपतियों ने अपने फोन स्विच ऑफ कर दिए हैं। कई ट्रांसपोर्टर्स अपने ट्रक्स को हब में खाली करके बैठे हुए हैं और कई सरकारी अफसर जिनके नाम दस्तावेजों में मिले हैं वे छुट्टी पर चले गए हैं, क्योंकि डर सिर्फ छापेमारी का नहीं है, डर उस काली किताब का है जिनके पन्ने ईडी अब पढ़ने लगी है। ये मामला सिर्फ कोयला चोरी का नहीं, बल्कि ये मामला है भ्रष्ट तंत्र, राजनीतिक संरक्षण और करोड़ों रुपए के ब्लैक मनी का। तो जैसे जैसे वित्तीय लेन देन और कंपनियों के दस्तावेजों की पड़ताल गहरी होती जाएगी, वैसे वैसे इस नेटवर्क से जुड़े और भी बड़े नाम सामने आने की उम्मीद है और कई गिरफ्तारियां भी होने की संभावना है। बहुत संभव है कि इस पूरे नेटवर्क की हकीकत भी देश के सामने आ जाए। तो जैसे जैसे वित्तीय लेन देन और कंपनियों के दस्तावेजों की पड़ताल गहरी होती जाएगी, वैसे वैसे इस नेटवर्क से जुड़े और भी बड़े नाम सामने आने की उम्मीद है और कई गिरफ्तारियां भी होने की संभावना है।
बहुत संभव है कि इस पूरे नेटवर्क की हकीकत भी देश के सामने आ जाए। झारखंड से लेकर बंगाल तक कोयले की चमक ने सालों से कई लोगों के काले साम्राज्य को बचा रखा था। देखना यह है कि छापेमारी के बाद और किन प्रभावशाली लोगों के नाम सामने आते हैं, क्योंकि प्रभावशाली लोगों की मिलीभगत के बिना इतने बड़े साम्राज्य का खुलेआम संचालन तो संभव है ही नहीं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, बैकग्राउंड में जो लाइट कम हो गई है उसे अवॉइड कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लोगों के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। अपने कमेंट और सुझाव जो कुछ भी है वो हमसे साझा कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। फिर होगी मुलाकात। आप देख रहे थे बंग आवाज, मैं हूँ श्वेता पांडे। नमस्कार।